तो लास्ट टाइम आप लोगों का एसए का पोर्शन खत्म हो गया था। आपके जो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं पेपर टू के, उसके अलावा आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट, वो दोनों बचे हुए हैं। उसके अलावा ग्रामर, प्रेसी या फिर कॉम्प्रहेंशन है, वो सब साइड में बाद में कराएंगे। लेकिन जो 140 नंबर, 140 मार्क्स, 140 मार्क्स का जो अभी कंपोनेंट बाकी है, उसमें आपकी 2 आर्ग्यूमेंट और 2 रिपोर्ट्स आएंगी। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट में आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, जैसे ऐसे में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी 2 को स्किप कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट में नहीं होता है। आर्ग्यूमेंट में जो आएंगी आपको वो करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा आपकी जो रिपोर्ट्स होंगी उसमें भी आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा, आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे माइंड पे प्रेशर आता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं होता है तो जबरदस्ती लिखना होता है, चाहे कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो। एक बार को ऐसे को देखें और लगे कि नहीं आता, तो ये हौसला बन जाता है कि चलो अगला देखते हैं क्या पता आता है। लेकिन आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता। आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट जो आई है लिखनी ही पड़ेगी, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो पहले बात करेंगे आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट होती क्या है, पूछी क्यों जाती है, लिखनी कैसे चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट या काउंटर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब पता है क्या होता है? मैंने ऐसे में भी बताया था पिछले में, विवाद, वैचारिक विवाद। तो इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, एक सब्जेक्ट दिया जाता है, और उस सब्जेक्ट पे, उस स्टेटमेंट पे आपके विचार मांगे जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन आप लोगों को यहीं तक सिखा के छोड़ दिया जाता है कि आपसे विचार मांगे गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नहीं बताया जाता कि किस डायरेक्शन में, किस डिमांड में लिखने क्या है, कौन से पॉजिटिव पॉइंट, कौन से नेगेटिव पॉइंट। बस ये कह दिया जाता है कि फोर में पॉजिटिव लिखने हैं और अगेंस्ट में नेगेटिव। बट कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। तो पहले तो एक जो मिथ है, कहते हैं कि आर्गुमेंट में वर्ड लिमिट नहीं होती। हाँ ठीक है, पेपर में लिखी हुई नहीं आती, कोई वर्ड लिमिट नहीं लिखी आती आर्गुमेंट के सामने। बट अगर हम मार्क्स का कंपैरिजन करें तो एसए के बराबर मार्क्स कैरी करती है, 20 मार्क्स की होती है। प्लस जितने पेज आपको एसए लिखने के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उतने ही आर्गुमेंट लिखने के लिए भी किए जा रहे हैं। 3 पेज आपके जो पेपर टू की कॉपी होती है, उसमें 3 पेज ही एसए के लिए हैं और 3 पेज ही आर्गुमेंट के लिए हैं। तो हम ये लमसम मान सकते हैं कि इक्वल मार्क कैरी करती है और इक्वल स्पेस दिया गया है, तो इक्वल वर्ड लिमिट भी होगी, कि लगभग 300 शब्दों में ही हमसे आर्गुमेंट मांगी जा रही होगी। 40 मार्क्स, 300 वर्ड। लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश, हिंदी का कोई स्कोप नहीं, कोई रीजनल लैंग्वेज का कोई स्कोप नहीं, सिर्फ अंग्रेजी में ही आप इसे कर सकते हैं। तो ये तो फैक्चुअल डिटेल्स हैं, आप सभी को पहले से पता है, जो पेपर सोच के आए हैं कि हमें करना है, उन्हें पता है पहले से। अब आप लोगों से पूछी क्यों जा रही है काउंटर आर्गुमेंट, कारण क्या है? तो एनालिटिकल एबिलिटी, यानी कि आपकी तार्किक क्षमता को पहचानने के लिए पूछा जा रहा है। जैसा मैंने कहा था कि पूरे पेपर टू में लिंग्विस्टिक स्किल्स तो आएंगी ही, वो तो पूरे पेपर में जांची जा रही हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की एक डिमांड होगी। तो काउंटर आर्गुमेंट की डिमांड होती है तर्क शक्ति पहचानने की, कि आप कितने तार्किक हैं। अब बात में, सिंपल स्टेटमेंट में और एक तर्क में फर्क होता है। हम तर्क उसे कहते हैं जिसका हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ हो, जिसे हम वैलिड करार दे सके, हम ये कह सके कि हाँ ये चीज उपयोगी है, ये चीज साबित की जा सकती है। तर्क वही तो होगा जो साबित किया जा सके, या किसी भी बात को तर्क कह देंगे। तो आर्ग्यूमेंट में नहीं पहचानते लोग कि आपसे तर्क पूछे जा रहे हैं, बातें नहीं। आपको वहां पे बैठ के कोई फिलॉसफी नहीं लिखवाई जा रही, आप एक साधारण दिमाग से सोच करके तर्क पूछे जा रहे हैं।
कि हमें 5 तर्क ऐसे दीजिए जो स्टेटमेंट को सही करार देते हो, और 5 तर्क ऐसे दीजिए जो उस स्टेटमेंट को गलत साबित करते हो। तो पॉजिटिव नेगेटिव आप लोगों को पता है, पॉजिटिव लिखते हैं नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन क्या ये भी पता है कि तर्क लिखते हैं सिर्फ, और लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? तर्क बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट, जिसे हम सिचुएशन कहेंगे अब से बाद में, स्टेटमेंट वर्ड को हम यही खत्म करेंगे, इसके बाद उसे सिचुएशन कहा जाएगा। सिचुएशन के हमेशा दोनों पहलुओं को समझेंगे। दो पहलू कौन से होते हैं? अगर हिंदी में कहें, कर्ता और कर्म, यानी कि काम जिसके द्वारा हुआ है और जो काम हुआ है, हमें दोनों पहलू देखने होंगे। कभी भी सिर्फ एक पहलू को देख के हम तर्क नहीं बना सकते, हमें दोनों पहलू देखने होंगे हमेशा तार्किक क्षमता के लिए। जैसे कहते हैं ना, सिक्के के दोनों पहलू समझो, तो आपको उस सिचुएशन के दोनों पहलू हमेशा समझने होंगे। चाहिए क्या अच्छे नंबर लाने के लिए? कंटेंट एंड फॉर्मेट, ये दो चीजें चाहिए। कंटेंट बनाना मैं सिखाऊंगा, फॉर्मेट आपको एक ही बार में बता देंगे, सीख जाओगे, क्योंकि वो तो ऐसी ही चीज है, नॉर्मल चीज है। अगर फॉर्मेट अच्छा रखोगे तो पढ़ने में मजा भी आएगा, चीजें समझ भी आएंगी। अब लोग कहते हैं कि काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखने का एक ही फॉर्मेट होता है। नहीं, काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखने के 3 फॉर्मेट होते हैं। कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं? सबसे पहला और सबसे इजी, सबसे आसान, आप लोगों ने अपने स्कूल के दिनों में, अपने विद्यालय के दिनों में अंतर लिखने सीखे थे, डिफरेंसेस। एक पेज के बीच में 2 लाइन, बीच में एक लाइन खींच दी, एक तरफ उसका पॉजिटिव लिख देते थे, एक तरफ नेगेटिव लिख देते थे। अंतर पहचानना, है ना? जैसे एक तरफ लिखते थे डीएनए, दूसरी तरफ लिखते थे आरएनए। डीएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है, बीच में एक लाइन खींच देते थे। असल में मैं आप लोगों को बना के दिखा देता, लेकिन टैब की लिमिटेशन है, या तो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं या प्रेजेंट कर सकता हूं, तो मैं बना के आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, एक बार जब रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, मैं बना के दिखा दूंगा, या मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे आसान तरीका जो होता था वो ये होता था कि बीच में हम लाइन खींचेंगे और एक तरफ और दूसरी तरफ अगेंस्ट लिख देंगे। तो ये सबसे आसान तरीका होता था, पहले चलता था। 2011, 2012, 2013, 2014 तक लोग लिख रहे थे, इससे नंबर आ भी रहे थे। फिर दूसरा फॉर्मेट जो आता था, वो आता था पैरा फॉर्मेट, पैराग्राफ। उसमें क्या होता था, आप इंट्रोडक्शन लिखते थे, एक पैराग्राफ, आर्ग्यूमेंट इन द सपोर्ट ऑफ या फॉर लिख के आप लिखते थे दूसरा पैराग्राफ, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट और या फिर सिर्फ अगेंस्ट लिख के आप लिखते थे तीसरा पैराग्राफ, और कंक्लूजन में आप लिखते थे चौथा पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ। फॉर्मेट में इसमें भी कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स लिखते हैं, आप भी लिख सकते हैं। लोग कहते हैं कि आर्गुमेंट पॉइंट फॉर्मेट में ही होती है, नहीं, जरूरी नहीं है, पैराग्राफ फॉर्मेट में भी चल जाती है, क्योंकि आपको सिर्फ तर्क देने हैं, आप पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम जो सजेस्ट करते हैं, जो सबसे आम भी है, वो लिखते हैं थर्ड फॉर्मेट में। हम पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं पैराग्राफ में, फिर हेडिंग डालते हैं आर्ग्यूमेंट इन द सपोर्ट ऑफ या आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ या फॉर, जो भी आप लिखना चाहें, कुछ भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप पॉइंट्स लिखते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। पॉइंट के बाद में एक सब हेडिंग देते हैं, और उस सब हेडिंग को फिर 2 से 2.5 लाइन में एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 लिखते हैं, फिर हेडिंग डालते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में। ठीक है, और फिर सब हेडिंग 1, सब हेडिंग 2, सब हेडिंग 3, सब हेडिंग 4, सब हेडिंग 5, और उन्हें एक्सप्लेन करते हुए 2-2 लाइनें लिखते हैं। लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं पैराग्राफ फॉर्मेट में। आप सभी यही फॉर्मेट यूज करते आ रहे होगे अब तक, है ना?
सिखाया यही जाता है, क्योंकि सबसे कहेंगे तो सबसे तार्किक है ये, अगर आर्गुमेंट लिखेंगे तो सबसे फैक्चुअल चीज है, इसी में लिखना भी चाहिए, हम भी इसी में सजेस्ट करेंगे। लेकिन सब हेडिंग्स होती क्या हैं, लिखते क्या है उन्हें? तो सब हेडिंग की कुछ क्वालिटीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वो यूनिक हो, क्रिएटिव हो, इंटरेस्टिंग हो। मतलब कोशिश करें कि सब हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ना हो। ज्यादा पढ़ने पे मजबूर किया जाए, अनलेस कि टॉपिक बहुत इजी है। आगे जब टॉपिक्स आएंगे वो एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, अभी बस थोड़ा थोड़ा समझ लो। सब हेडिंग्स लिखेंगे, यूनिक होगी, क्रिएटिव होगी, और फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? विद रीजन। रीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तर्क को तर्क बनाता है कारण। ये बात तो समझते हैं आप? जब तक आपके पास किसी भी वस्तु का, सिचुएशन का कारण नहीं है, वो तार्किक नहीं है। मानते हैं या नहीं? जैसे अगर हम किसी भी रिलीजियस चीज का एग्जाम्पल लें, किसी भी चीज के रिलीजियस चीज का एग्जाम्पल लें, जैसे कह दे कि मंदिर का झंडा उल्टा लहरा रहा है, आप ये बात कह देंगे कि हमेशा उल्टा लहराता है, लेकिन जब वहां पे एक कारण जुड़ेगा कि उसका आर्किटेक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि हवा मुड़कर ही आएगी उसके आंगन में, मंदिर के आंगन में या जहां पे वो झंडा लगा है, तो वो एक कारण जुड़ जाता है कि हम एक्सप्लेन करते हैं कि अब ये तर्क है, इसे आप बदल नहीं सकते। तो विश्वास में और तर्क में फर्क है, और आपको तर्क ही देना है, हमेशा कारण बताना ही पड़ेगा कि मैंने जो सब हेडिंग लिखी है उसका ये कारण है। जब तक आप अपनी लिखी हुई सब हेडिंग का कारण नहीं देंगे, आपकी आर्गुमेंट वैलिड नहीं होगी। अभी तक आप लोग नहीं लिख रहे थे, अभी तक आप लोगों को सिखाया जा रहा था या आपने खुद से सीखा था, मुझे नहीं पता। आप लोग क्या करते हैं, आप सब हेडिंग डालते हैं और उसी सब हेडिंग को एक्सप्लेन कर देते हैं, इलेबरेट कर देते हैं। एक्सप्लेन नहीं करते, इलेबरेट कर देते हैं, बड़ा करके लिख देते हैं कि ये क्या है। उसने नहीं पूछा ये क्या है, आप बताओ ये क्यों है। चलो कोई एक आर्गुमेंट दो, विद एग्जांपल समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। कोई भी प्रीवियस ईयर की या कहीं से देख के लाए हो, कोई एक आर्गुमेंट दे दूंगा, मैं अपनी दूंगा तो कहोगे कि सीख के आया है। सर एक आई थी सर, यूएन हैज बिकम रिडंडेंट शायद 2022 में, वो बहुत कॉम्प्लेक्स लगी थी सर। चलिए ठीक है, हालांकि ये बिल्कुल सेम मैंने करा रखी है, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि यूएन जो है वो एक बेकार अंतरराष्ट्रीय संस्था बन चुकी है, उसका कोई उपयोग नहीं रह गया। अब उसकी कोई मानता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। अब मैंने आप लोगों को आपकी जो स्टेटमेंट थी वो अपनी भाषा में बताई कि मैं क्या समझा उस चीज से। ये आप लोगों को भी हमेशा याद रखना है। अगर आपको कभी भी किसी टॉपिक की डिमांड समझनी है तो सबसे पहले उसे अपनी भाषा में, मातृभाषा में जो आप बोलते हो उसमें ट्रांसलेट कर लो, क्योंकि वहां पे लिखी है शुद्ध हिंदी या शुद्ध अंग्रेजी, वो दोनों ही आपके काम की नहीं है। जब तक आप उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे जो आप बोलते हो डेली में, आप उसकी डिमांड नहीं समझ पाओगे ये पूछ क्या रहा है। ठीक है? तो यूएन एक बेकार संस्था बन चुकी है जो अब किसी काम नहीं आती। इस पे आप मुझे कोई एक सब हेडिंग दो, सारा आप ही से कराऊंगा मैं, क्यों बन चुकी है भाई? सर इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, रोक नहीं पाई सिक्योरिटी पे। तो सब हेडिंग दो ना, ये क्या हो गया कि इजराइल में रोक नहीं पाए? मुझे सब हेडिंग दो, लिखोगे क्या? सिक्योरिटी पे सर, सर। सर रीजनल ब्लॉक्स, unable to control the conflict.
ये तो पूरी स्टेटमेंट नहीं हो गई, सब हेडिंग कहाँ है? तो सिक्योरिटी, Limited with Sir, no legal multipolar belt. complexity. Sir, dominance of permanent No members. legal jurisdiction. सर ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। सर उसके अंदर जितने भी डिफरेंट चलो पार्ट्स ठीक है, हैं रुक जाओ। जैसे किसी ने कहा ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, यस सर। इन्होंने बोल दिया, बढ़िया है, लिख दिया आपने ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। अब एक्सप्लेन कीजिए, इलेबरेट कीजिए। सर इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा इसके अंदर, यमन इशू आ जाएगा, हाँ रशिया नहीं यूक्रेन जाएगा, इशू आ जाएगा। हाँ ये नहीं तीन चीज लिख जाएगा, सकते हैं। बोलो सही तरीके से बोलो, जैसे लिखोगे वैसे बोलो। तो पता नहीं क्या क्या जाएगा, दिमाग में तो ओके, बहुत कुछ आ जाता है, लिखो यस उसको। सर, यस सर। सर एट बाकी लोग अपना माइक बंद करिए सब। द इन रशिया एंड यूक्रेन। सर मैं लिखूँ या बताऊँ? बता दो। Sir, at present, the Russia and Ukraine conflict, the issue in Israel and Palestine are the example of global instability because even we have UN, then also these conflicts are arising in the world. कुछ मतलब तो नहीं निकला इस बात का? जो आपने तो कह दिया कि लड़ाइयां हो रही हैं, यूएन तो है। Yes, sir. सर तो सर ऐसे भाई बोल सकते हैं ये तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ऐसी की ऐसी नहीं है कि लड़ाइयां हो रही है, यूएन तो है। कारण बताओ ना कि यूएन सर है, लेकिन यूएन इनडिसाइसिवनेस, बेकार क्यों है? सर ऐसे बोल सकते हैं कि सर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है सभी का। बाकी लोग माइक बंद सर ये करें, एक एक करके बोले जो कोई बोलता सर ये बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन यूएन का है। हाथ उठा लें अपने, मैं बोल दूंगा जिसको बोलना है। माइक बंद कर लें और सब, वरना आवाज बाउंस बैक होती है। चलिए चंचल जी आप बोलिए। सर वी कैन से दैट कि द मेन पर्पस फॉर द फॉर्मेशन the main purpose for the formation of the UN is to prevent the future wars, and if we can see that UN is fair in Russia-Ukraine conflict like this. ठीक Hello, है, चलिए और कोई? चलिए उसके Sir, बाद UN अभिषेक is जी। not a अभिषेक सर माइक अब तो ऑन कर लो। अमन अवस्थी। Sir, United Nations was formed to prevent future wars. However, immediately after the formation, Korean War happened, Vietnam War happened, and in in recent time, we can see that it has been failed to curtail the widespread massacre of human people in Afghanistan, Ukraine, Israel, Palestine. चलिए ठीक है, मैंने सुन लिया आप सभी का पॉइंट वही है कि यूएन का फॉर्मेशन हुआ था लड़ाइयां रोकने के लिए, लेकिन लड़ाइयां तो कंटिन्यू हो रही हैं और आप उसका एग्जांपल दे रहे हैं। कोई फिलिस्तीन का दे रहा है, कोई यूक्रेन का दे रहा है, कोई इसराइल का दे रहा है, ब्ला ब्ला। सभी के यही पॉइंट है कि उसका सर फॉर्मेशन। इसको ऐसे नहीं पुट कर सकते बोलो। सर। जो यूएन के जो सजेशंस हैं वो जैसे सर इनफोर्सिबल नहीं है सारे कंट्रीज पे, जैसे मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, तो इसलिए भी यूएन का उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है। सुनो, आज से बाद में, पहले मेरी एक बात सुन लो सारे के सारे, आज से बाद में जो भी कोई अपने पॉइंट बताएगा, वो पॉइंट ऐसे बताए जैसे पेपर में लिखने वाला है। क्योंकि यहां तो आप मुझे समझा दोगे कि सर मैं ये कहना चाह रहा था, ऐसे लिख सकते थे, ये कर सकते थे। वहां जो आप लिख देते हो वो लिख देते हो, वहां आप एग्जामिनर को समझाने के लिए बैठे नहीं रहोगे। तो मुझे वो पता होना चाहिए कि आपकी लिखी हुई 2 लाइन से डिपिक्ट क्या होता है, ये नहीं कि आपकी समझ कितनी है। मेरे अंदर समझ बहुत है, लेकिन मैं 2 लाइन से डिपिक्ट कर पा रहा हूं क्या? मैं वहां समझाने के लिए एग्जामिनर को बैठा तो नहीं हूं कि मैंने कॉपी में इस तरीके से लिखा है, ऐसे पढ़। तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो आप वहां पे करने वाले हैं। ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो शब्दों का चयन कर लो। मैं नहीं कह रहा एकदम बोलना है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो, फटाफट अपनी लाइन लिखो और मुझे पढ़ के सुना दो। तो आपने जो सब हेडिंग दी थी, पॉइंट तो वो था, वही पॉइंट काउंट होगा, बस हमेशा वही पॉइंट काउंट होगा हमेशा। लेकिन आपको उसका तर्क देना होगा कि मैंने ये बात कही क्यों। समझ रहे हो? जब तक आप अपनी आर्ग्यूमेंट में कारण नहीं दोगे, तर्क नहीं दोगे, वो आर्ग्यूमेंट का पॉइंट बेकार है, उस पे नंबर नहीं मिलेंगे। आप कभी भी अपनी सब हेडिंग को इलेबरेट नहीं करेंगे, आप उसे एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने ऐसा लिखा तो क्यों लिखा। Sir, please repeat that last line that you have told, that regarding explanations What I am topic. saying is, you Sir, have, okay, listen me carefully. What I have told is, you have to explain your subheading, not to elaborate it. What is your motive behind the subheading? इसके लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? That's why, because, so that, ये कनेक्टिंग वर्ड्स पता है? ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं ना। जैसे आपने लिख दिया कि फेल टू कर्टेल ग्लोबल स्टेबिलिटी, या फेल टू कर्टेल ग्लोबल अनस्टेबिलिटी, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। आप अपनी हेडिंग को पॉजिटिव नेगेटिव बना सकते हैं, उतने में कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। आप शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। वो आप नोट लिखोगे तो वहां पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो नेगेटिव रह जाएगा, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो आप उसे करोगे। तो फेल टू कर्टेल ग्लोबल अनस्टेबिलिटी आपने कह दिया। फिर आपने कहा कि देयर आर मल्टीपल वॉर्स गोइंग ऑन, तो आप इन शब्दों का प्रयोग करोगे कि यूएन का काम था लड़ाइयों को रोकने का, लेकिन रोक नहीं पाया, अभी भी चल रही हैं लड़ाइयां, इसलिए यूएन फेल्ड टू कर्टेल ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। वो इसलिए वहां लगेगा। क्लियर है? तो हमेशा अपने कारणों के साथ तैयार रहना। अगर कारण नहीं दे पाओगे तो आर्ग्यूमेंट किसी काम की नहीं रहेगी। यही पॉजिटिव में भी होगा, यही नेगेटिव में भी होगा। अब बात आती है इंट्रो की। क्या आर्ग्यूमेंट में इंट्रोडक्शन जरूरी होता है? हाँ जी, होता है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, टाइम है तो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। नहीं, मैं कहता हूँ चाहे आर्ग्यूमेंट हो चाहे ऐसे हो, इंट्रोडक्शन जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एग्जामिनर को पहले से पता हो कि हमें पता है टॉपिक क्यों पूछा गया और टॉपिक क्या है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या देंगे? आप टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, जो उसके कीवर्ड्स होंगे। यहाँ पे हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट नहीं लेके आएंगे, कुछ नहीं, ये फलाना ढिकाना जो ऐसे में करते हैं आर्गुमेंट में नहीं करेंगे। सिंपली हम कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे, उनकी परिभाषा देंगे, और लास्ट लाइन में लिख देंगे कि हमें पता है टॉपिक क्यों पूछा गया, यानी कि जो भी उस टाइम करंट में न्यूज चल रही हो उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, वो हमेशा उसकी लास्ट लाइन में लिख देंगे, फिर आप आर्ग्यूमेंट शुरू करेंगे। जैसे यहां पे था यूएन, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या देंगे? यूएन बताएंगे है क्या, बना कब, रीजन क्या था, बना क्यों था, वो आप इंट्रोडक्शन में ही बता देंगे। ठीक है। अब बात आती है कंक्लूजन की। इसमें वे फॉरवर्ड नहीं होता, कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन का मतलब जब हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की बातें करते हैं और फिर आके कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि बात ये थी। तो कंक्लूजन हमेशा बैलेंस्ड होगा, आप किसी एक तरफ झुक नहीं सकते। अगर स्टेटमेंट आई है कि यूएन किसी काम का नहीं रह गया है, तो आप कंक्लूजन में नहीं लिखेंगे कि यूएन किसी काम का नहीं रह गया। आप ये भी नहीं लिखेंगे कि यूएन बहुत काम का है। हमेशा कंक्लूजन डिप्लोमेटिक रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। आप उसमें लिखेंगे, अगर मैं इसी की बात करूं यूएन वाले टॉपिक की ही, तो आप इसमें लिखेंगे
कि यूएन अकेला कुछ नहीं कर सकता, सभी देशों को या सभी राष्ट्रों को अपने उत्तरदायित्व को समझना होगा। यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि यूएन बेकार है, हम ये भी नहीं कह रहे यूएन काम कर रहा है, हम कह रहे हैं कि यूएन सारे देशों के मिलकर साथ काम कर सकता है। तो हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच लेके रखेंगे, कभी भी किसी भी पक्ष पे झुक नहीं सकते, क्योंकि आर्गुमेंट का मोटिव है दोनों पक्षों को बराबर जांचना। अगर आप एक पक्ष की तरफ झुक गए तो आर्गुमेंट का पर्पस ही खराब हो जाएगा, पर्पस ही नहीं रहेगा, पर्पसलेस हो जाएगा क्वेश्चन। अब सिर्फ कंक्लूजन से क्या हम क्वेश्चन को पर्पसलेस कर सकते हैं, या और भी तरीके हैं? एक और तरीका है जिसे हम क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, पर्पसलेस, नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ भी खराब हो जाएगा सब कुछ। कैसे? इक्वल पॉइंट्स ना लिख के। कुछ लोग, कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि उन्हें एक तरफ के पॉइंट बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, दूसरी तरफ के 2-4 ही आ रहे होते हैं, 2-3। वो क्या करते हैं कि जिस तरफ के ज्यादा आ रहे हैं 6-7 लिख दिए, दूसरी तरफ 2-3 लिख दिए। अब आर्ग्यूमेंट आपसे पूछी जा रही थी कि क्या आप बैलेंस्ड सोच रख सकते हैं? आप कह रहे हो कि बैलेंस का नहीं पता, मैं तो एक तरफ इतना ज्यादा झुक गया कि मुझे तो इतना ज्यादा झुक गया कि मुझे एक तरफ के तो 10 लिखवा लो, दूसरी तरफ के मुझे 2 भी नहीं आते। तो अगर आपका पॉइंट पहले ही कम हो गए एक तरफ के, तो सारी चीजें वहीं पे खत्म है। हमेशा फॉर और अगेंस्ट में बराबर पॉइंट्स लिखेंगे। आपको कम आ रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ 3-3 लिख दो, नहीं आ रहे 5-5, कोई बात नहीं, दोनों तरफ 3-3 लिख दो, दोनों तरफ 4-4 लिख दो, दोनों तरफ 5-5 लिख दो। पर ऐसा नहीं है कि एक तरफ 7 लिख देंगे, एक तरफ 3 लिख देंगे। बैलेंस रखना ही होगा। आर्ग्यूमेंट का मेन पर्पस है बैलेंस बनाए रखना आपकी सोच में। अपने पॉइंट्स को रिपीट नहीं करना। सिर्फ पॉइंट्स को रिपीट ना करने से मतलब ये नहीं होता कि आप अपने शब्दों को रिपीट कर रहे हैं, असल में आप अपने भावों को रिपीट करते हैं। आपके पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5, उसमें से 3 पॉइंट का मतलब एक ही हो रहा होता है। अगर उन 3 पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो वो एक ही बात बता रहे हैं, बस शब्द अलग हैं उनके। तो ये चीजें नहीं करनी है। कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं आर्ग्यूमेंट में कि एक तरफ पॉइंट लिखते हैं, दूसरी तरफ उसी का काउंटर पॉइंट लिख देते हैं। ये भी नहीं करना है, कभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। अपना ही पॉइंट 4 में लिख के अगेंस्ट में कट नहीं करना है, कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं जाना है अपने पॉइंट के, नया डायमेंशन लेके आना है हमेशा। ऐसा नहीं है उधर भी वही पॉइंट लिखेंगे और इधर वही काट देंगे। हाँ जी अवस्थी जी कहिए। सर इसके नंबर कटते क्या? मुझे याद है मैंने 23 वाले में एक पॉइंट ऐसा करा है कि मतलब खुद ही को काउंटर आर्ग्यू करा। बिल्कुल कटते हैं सर, वो पॉइंट काउंट नहीं ठीक होता, दोनों तरफ से जाता है वो पॉइंट। हाँ जी मोहित कुमार जी आपने भी हाथ उठाया, क्या हो गया? कैन बी राइट द लास्ट लाइन ऑफ इंट्रो, लेट्स डिस्कस प्रो एंड कॉन्स। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो वैल्यू एडिशन है, आप लोग अभी जरूरी बात है समझिए, ये सब तो वैल्यू एडिशन है कि आप ये लिखना चाहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट में हमेशा बैलेंस रहना है, हमेशा तार्किक रहना है, रीजनेबल रहना है। तार्किक का मतलब होता है रीजनेबल रहना, हमेशा रीजनेबल रहना है, रीजन वहां पे आने चाहिए, कभी भी जजमेंटल नहीं होना, कभी भी किसी भी पक्ष को लेकर के जजमेंटल नहीं होना है। आमतौर पर यह चीज पॉसिबल नहीं होती, ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम कभी जजमेंटल ना रह पाए। जैसे एक आर्ग्यूमेंट आई थी कि वीडियो गेम शार्पन्स द माइंड, है ना, शायद पिछले साल या पिछले से पिछले साल आई थी, याद नहीं है मुझे। वीडियो गेम शार्पन्स द माइंड, जो लोग वीडियो गेम खेलते होंगे वो उसके सपोर्ट में होंगे पूरे तरीके से, जो नहीं खेलते होंगे वो उसके अपोज में होंगे कि हाँ वीडियो गेम खेलने वाले तेज दिमाग के हो रहे हैं, हम यहाँ गधे बैठे हैं। तो
जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल न्यूट्रल रहें, किसी ना किसी पक्ष की तरफ झुकाव होगा, खासकर हमारी आदतों की तरफ हमारा होगा। समझते हो ना कि वैसे तो मैं जाति का बहुत ज्यादा विरोध करता हूं, जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब कोई बोलता है कि जाट ने मेडल जीता तो मैं भी शेयर कर देता हूं, क्योंकि बिल्कुल न्यूट्रल तो आप कभी भी नहीं हो सकते। जो आप हैं, अगर उस चीज को कोई अच्छा बताएगा, आप कूद के उसमें जाओगे, बहुत अच्छी होती है ये। तो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल ही न्यूट्रल रहें, लेकिन आर्ग्यूमेंट में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि एक सरकारी अधिकारी को न्यूट्रल रहना पड़ता है, पेपर्स पे तो रहता ही है एटलीस्ट, रियल लाइफ में रहे या ना रहे। तो आर्ग्यूमेंट समझ में आई, इतनी ही थी, बहुत बड़ी तोप नहीं होती। मैं तो कहूंगा, मैं आप लोगों को आज बता के चलता हूं, शायद आप लोग एसे में डरो, रिपोर्ट में डरो थोड़ा सा, पेपर आते आते तो किसी चीज में नहीं डरोगे, लेकिन फिर भी अभी अब शुरू में डरोगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर जाओगे मेरी तरफ से, और उधर से सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होकर आओगे आर्ग्यूमेंट से कि हमने सही लिखी है, बाकी का पता नहीं। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो अब रिपोर्ट पे बात करें। आर्ग्यूमेंट में कोई दिक्कत हो तो फटाफट पूछ लो। अंकित हैज रेज्ड ए हैंड। हाँ जी सर जी, अंकित जी। सर एक सर जैसे हर साल एक आर्ग्यूमेंट का सर इजी, एक आर्ग्यूमेंट का सर हम वो वोकेबलरी की वजह से सर पूरा आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा, जैसे रिडंडेंट उस टाइम नहीं पता था, और सर इस साल वो सुसाइड कैपिटल पनिशमेंट, सर जो वो वर्ड था वोकेबलरी सर उसकी वजह से हमारे समझने में गलती हो जाती है। एक तो सर ऐसा आता ही है हर साल, उसका कैसा हम करें सर, वोकेबलरी पढ़ के मतलब उसका हमारा सब वो बिगड़ जाता है, तो कहना क्या चाहता है? सर अभी आपकी वोकैब स्ट्रोंग नहीं है, अभी आपके टॉपिक्स स्ट्रोंग नहीं है, उसका जवाब मेरे पास एक ही है, थोड़ा समय दो, प्रैक्टिस करो, स्ट्रोंग हो जाएगी। इसका मैं और कोई जवाब नहीं दे सकता। रही बात की आसान आती है या मुश्किल आती है, एक आसान होती है एक हार्ड होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास प्रैक्टिस होगी तो दोनों ही बराबर रहेंगे आपके लिए। मैंने आपको कहा ओके है, सर। थोड़ा सा समय दो। आप पेपर में अपनी गर्दन नहीं उठाओगे यार, भरोसा तो रखो। एक बार ओके सर। पेन उठाओगे, गर्दन नीचे करके लगोगे, खत्म करके ही उठाओगे। ओके थैंक यू सर। मैंने अपने कैंडिडेट से अब की बार आते ही कहा था बिल्कुल साफ कि मुझे नहीं लगता किसी ने बाकी ने वो आर्ग्यूमेंट ठीक लिखी होगी या नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छी लिखी होगी, क्योंकि मेरी कराई पहली आर्ग्यूमेंट थी वो पिछले बैच में, कि कैपिटल पनिशमेंट क्राइम कम कर सकती है। मेरी पहली आर्ग्यूमेंट थी वो, जो मैंने पिछले बैच में कराई थी, और उससे मैंने डिमांड समझना सिखाया था, कैपिटल पनिशमेंट की जो आर्ग्यूमेंट थी, और वो डिट्टो आपको रखी मिली थी पेपर में। बाकी मुझे नहीं पता बाकी कैंडिडेट्स ने कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए पे लिखा है, वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट को बैन कर देना चाहिए नहीं कर देना चाहिए, पता नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या लिखा है। बट उस क्वेश्चन की डिमांड थी, क्या कैपिटल पनिशमेंट क्राइम कम कर सकती है? आपको 5 पॉइंट देने थे, हाँ कर सकती है, फिर उसका कारण बताना था कैसे करेगी। मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं अभी, चलो मुझे 5 पॉइंट दे दो, हाथ उठा लो जिसके पास पॉइंट हो, कैपिटल पनिशमेंट कैसे क्राइम कम करेगी। जिन्होंने 23 का पेपर लिखा हो बस वे लोग, वही बताना जो वहां पे लिख के आए। कोई तो हाथ उठाओ। इस मीटिंग में 10 लोग कम से कम ऐसे हैं जिन्होंने पेपर पास किया है, वो भी नहीं हाथ उठा रहे। क्योंकि वो पास वाले पहले से मेरे पे इस पे बात कर चुके हैं।
फियर अमंग द मास टू रिड्यूस द क्राइम इन सोसाइटी। मैडम ने बोला कि वो एक डर क्रिएट करेगी सोसाइटी में कि क्राइम करोगे तो मार दिए जाओगे, इससे क्राइम कम हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूं, इसके अलावा दूसरा पॉइंट दे दो मुझे। ये अकेला पॉइंट है जो इस आर्गुमेंट पे आता है सबके दिमाग में कि डर पैदा होगा। नहीं अवस्थी साहब, आपसे बात कर रखी है मैंने, आप हाथ नीचे करो। आपसे नहीं करूंगा मैं बात, मैं तो बता रखे हैं आपको पॉइंट पहले भी। इसके अलावा कोई आर्गुमेंट का पॉइंट दिमाग में आता ही नहीं है कि बस वो डर क्रिएट करेंगे। और यहीं पे मैं कह दूं कि बैन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या क्या डिमांड है, क्या लेसर क्रिमिनल लेसर द क्राइम। लेसर क्रिमिनल्स, आप कैपिटल पनिशमेंट से आप क्राइम क्रिमिनल्स को कम कर दोगे। चलो 1% आपकी बात मान लेता हूं कि आप उससे क्रिमिनल्स को कम कर दोगे, क्राइम कम हो जाएगा। जो क्रिमिनल पहले ही क्राइम के लिए पकड़े गए हैं, वो चाहे उन्हें फांसी दो या ना दो, जेल में तो वो ऑलरेडी है। सोसाइटी से तो क्रिमिनल कम हो ही गया। कैपिटल पनिशमेंट का क्या रोल है इसमें? कारण दो। मैंने अभी सिखाया आर्ग्यूमेंट कारण के बिना कुछ नहीं है, तर्क चाहिए मुझे उस चीज की। हाँ शुरू वाली क्लास में बताए थे, लेकिन वो उनको छोड़ के बताओ ना, जो लोग थे उस शुरू वाली क्लास में वो रहने दो। और ये अकेली नहीं है, आप प्रीवियस ईयर की कोई भी उठा लो, मैं आप लोगों से उस चीज पे बहस करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 95% एस्पिरेंट डिमांड समझ पाते हैं। वो बस कीवर्ड पे खेलना शुरू करते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट आया, अब देखो कितना अच्छा लिखूंगा मैं। जब तक डिमांड नहीं समझोगे कैसे पता चलेगा? चलो छोड़ो, जाने दो, रिपोर्ट पे चलते हैं। तो बस आर्ग्यूमेंट में इतना ध्यान रखना कि तर्क के बिना कुछ नहीं है आर्ग्यूमेंट। इसी वाले में ज्यादा समय लगा था, नहीं लगा था। देखो पॉइंट आया है, कैपिटल पनिशमेंट सेंड टू स्ट्रॉन्ग मैसेज। हालांकि उनकी ग्रामर गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि कैपिटल पनिशमेंट समाज को एक कठोर संदेश देगी। और संदेश में क्या होगा? डर कि मार देंगे। तो ये वही पॉइंट नहीं हो गया जो उन्होंने कहा था, फियर अमंग द सोसाइटी। अभी मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि आप शब्द अलग लाओगे, भाव वही होगा। ले आए ना, शब्द अलग थे ये कि सोसाइटी में मैसेज जाएगा, लेकिन सोसाइटी में डर ही तो जाएगा कि अगर क्राइम करोगे तो मार दिया जाओगे। सेम ही तो हुआ पॉइंट। अरे बहुत सारे पॉइंट हैं उसके। जैसे उन्होंने कहा कि लेसर द क्रिमिनल लेसर द क्राइम, ये नहीं लिख सकते आप, आपको लिखना पड़ेगा इट विल रिड्यूस रिपीटेटिव फ्यूचर क्राइम। मतलब वही इंसान छूटने के बाद जो क्राइम करने वाला था वो खत्म हो जाता है। तो रिपीटेटिव क्राइम लिखना जरूरी होगा, शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। अगर शब्द सही नहीं होंगे तो पॉइंट बेकार। फिर सिस्टम पे लेस बर्डन होगा, उन्हें संभालने का, उन्हें खिलाने पिलाने का, तो वो बेटर काम करेगा। हमारे सिस्टम में अभी जजेस को, पुलिस वालों को, सबको डर होता है क्रिमिनल छूटेगा फिर कुछ करेगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो हमारे जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। अभी जज को टेंशन होती है कि यार इसे उम्र कैद दे दी, अब इसका बेटा मुझे निपटा देगा, या ये कल को बाहर आके निपटा देगा। तो इनके लिए आपको शब्दों की जरूरत होगी, दिमाग में तो बहुत कुछ आ जाएगा, शब्दों के लिखने की जरूरत होगी। टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर। अरे भाई पता नहीं कौन कौन से पॉइंट ला रहे हो आप, यही वहां पे लिख के आते हो तभी नंबर नहीं आते।
वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यार टॉपिक कह रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट किस तरीके से क्राइम को कम करेगी, आप कह रहे हो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। चलो जब आर्ग्यूमेंट्स एग्जाम्पल के साथ में सिखाएंगे, टॉपिक दे दे के क्लासेस में, तब बात करेंगे पॉइंट्स पे। जैसे अभी एक एक पॉइंट में आप लोगों से मांग रहा हूँ, बता रहा हूँ, ऐसे ही आपके पॉइंट्स पे आगे जो जितनी क्लासेस होगी सभी का पॉइंट्स लिए जाया करेंगे, बताए जाया करेंगे क्यों सही है क्यों गलत है, क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं। चलो अभी रिपोर्ट पे चलते हैं फटाफट।